तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। आइए समझते हैं इसको। स्फेयर जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब दिखने में सर्कल लग रहा है, लेकिन इमेजिन करिए कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसा इमेज में आपको दिख रहा है अभी। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको स्फेयर बोलेंगे। अगर इसको ठीक बीच से हम लोग काट दें, ठीक बीच से हम लोग काट दें, तो इसका 2 पार्ट हो सकता है। एक पार्ट इस तरह से होगा, अगर बाहर में पॉलिश किया हुआ है, इसके आउटर पार्ट में पॉलिश किया हुआ है, तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवार्ड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये एक मिरर हो जाएगा, ये एक स्फेरिकल मिरर है। एक इस तरह का भी स्ट्रक्चर बन सकता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवार्ड हो, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ये हुआ आपका कनकेव मिरर। हिंदी में भी इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हिंदी में कहलाता है अवतल दर्पण। इसी तरह से जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवार्ड हो, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हम लोग ये हाथ बनाए, सपोज करिए एक मिरर है, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ हाथ धंसा हुआ है, और इधर जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, बाहर इधर से पॉलिश किया हुआ है। तो अंदर की तरफ जो पार्ट धंसा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवार्ड हुआ, तो इसको कनकेव मिरर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। और यही हाथ को उल्टा कर दे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ और पीछे से पॉलिश किया हुआ, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जैसे आप स्पून से खाना खाते हैं, स्पून भी शाइनी होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका भी है। तो जिधर से हम लोग खाते हैं वो पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, तो वो कनकेव मिरर जैसा बिहेव होगा, और उसका पीछे वाला पार्ट ऐसे उभरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आप समझ गए कनकेव और कन्वेक्स। डिफाइन अगर करना चाहें तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स समझ में आ गया आपको। अब कुछ टर्म है जो इन मिरर्स से रिलेटेड हैं, उन टर्म्स का यूज होगा, उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सारे टर्म्स कहाँ पर पॉइंटेड होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लोग पढ़ रहे हैं कुछ टर्म को जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो एक स्फेरिकल मिरर हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है। अब आप ये बता सकते हैं ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? सो कनकेव मिरर है। अब देखिए इस कनकेव मिरर का ठीक बीच का एक पॉइंट, मान लीजिए कि ये बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको P के साइन से, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ये पोल हो गया। अब आप जैसा कि जानते हैं स्फेरिकल मिरर भी एक हॉलो स्फेयर का ही पार्ट है। तो अगर ये हॉलो स्फेयर होता, इस तरह से ये स्फेयर होता, तो इस स्फेयर का एक सेंटर होता। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। सेंटर ऑफ, हिंदी में बोला जाता है इसको वक्रता केंद्र। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर को हम लोग C के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल से होकर के गुजरता है, ध्यान दीजिए वो एक्चुअल लाइन नहीं है, इमेजनरी लाइन है। तो एक इमेजनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल से होकर के गुजरता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रधान अक्ष। एक लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे कि ये लाइन अगर हम लोग गुजार रहे हैं यहाँ से, ये एक इमेजनरी लाइन जो कि यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल से होकर के गुजरा है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान अक्ष। अच्छा, पोल का एक और नाम होता है, इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। पोल के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स टर्म का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। और ये सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एन इमेजनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कार्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को कैसे डिफाइन करेंगे कि द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल।
सेंटर ऑफ कार्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे कि द मिड पॉइंट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ विच अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर। यहाँ तक समझ गए। अब पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक बीच में एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फोकस और पोल के बीच का एक डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर हम लोग फोकस और फोकल लेंथ को डिफाइन करना चाहे तो कैसे बोलेंगे, तो फोकस का डेफिनेशन ये होगा कि द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड फोकस। फोकल लेंथ का क्या डेफिनेशन होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया, पोल समझ लिया, फोकस समझ लिया, सेंटर ऑफ कार्वेचर समझ लिया, फोकल लेंथ समझ लिया। एक और चीज़ है, अगर ये हॉलो स्फेयर है तो इसके सेंटर से ये सर्कमफेरेंस वाला पार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टर्म को बोला जाता है रेडियस ऑफ कार्वेचर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो ये सारे टर्म को ध्यान रखिएगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कार्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कार्वेचर। एक चीज़ और यहीं पर समझ लीजिए, जैसे पोल से फोकस इसके बीच का डिस्टेंस एफ से जाना जाता है, और फोकस जो है वो ठीक बीच का पॉइंट है सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल के। तो जब ठीक बीच का पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस फोकस से पोल का होगा उतना ही डिस्टेंस तो फोकस से सेंटर ऑफ कार्वेचर का भी होगा। तो अगर F से P के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी तो फोकल लेंथ ही हुआ, ये भी तो स्मॉल f से रिप्रेजेंट होगा। और सेंटर ऑफ कार्वेचर से इस पोल के डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर बोल सकते हैं, यानी r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू f प्लस f, या r इज इक्वल टू 2f, या f इज इक्वल टू r/2। इस रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग समझ गए ये सारा टर्म जिसका यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे और इसमें इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस किया जा सकता है और वो पोजीशन कौन कौन सा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सकता है। तो इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे। अब स्फेरिकल मिरर में कनकेव भी और कन्वेक्स भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कनकेव मिरर के लिए। तो जैसे अगर C से दूर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जहाँ तक लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं उससे दूर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो वो पोजीशन इन्फिनिटी पोजीशन कहलाता है। इन्फिनिटी मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट भी हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। तो ऐसा पोजीशन जहाँ तक मेजर नहीं किया जा सकता, जहाँ तक मेजर करेंगे उससे ठीक बाद का पोजीशन। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ तक मेजर किए, तो ये पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी है। तो एक पोजीशन ऑब्जेक्ट का रखने का हो सकता है यहाँ पर, जहाँ तक लाइन है उससे दूर, मतलब वो पोजीशन इन्फिनिटी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखे हैं। दूसरा पोजीशन हो सकता है इन्फिनिटी से पहले लेकिन C से दूर, तो उसको बियॉन्ड C बोल सकते हैं, दूसरा पोजीशन बियॉन्ड C का है। तीसरा पोजीशन हो सकता, अच्छा बीच का मतलब ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन C से दूर रहना चाहिए और इन्फिनिटी से पहले होना चाहिए। तीसरा पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग C पर प्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट C पर प्लेस्ड है। चौथा पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट C और F के बीच में प्लेस्ड हो, 4 पोजीशन हो गया। पांचवा पोजीशन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड हो। छठा पोजीशन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड हो। तो यही 6 कंडीशन बन सकता है, इसके बाद नहीं, क्योंकि मिरर के अंदर नहीं ना ऑब्जेक्ट को रख देंगे, 6 ही कंडीशन पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 कंडीशन है जिस पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है कनकेव मिरर में। और इन ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करने से इनका अलग अलग जगह पर इमेज फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग उसको रे डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर रिप्रेजेंटिंग बाय रे डायग्राम। हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में पहले, फिर कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये एक मिरर बना लिए हम लोग, एक लाइन खींच लिए, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। सपोज यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट है। तो पहला कंडीशन हम लोग बना रहे हैं जब हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखेंगे, तो एट इनफाइनाइट।
इन्फिनिटी भी इसको बोलते हैं, इन्फिनिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर प्लेस किए हम लोग। अब ऑब्जेक्ट का मतलब पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जिससे रे रिफ्लेक्ट होता है, तो इससे एक रे निकला, आया, टकराया, यहाँ से भी रे निकला, आया, मिरर से टकराया, टकराने के बाद ये रे तो देखिए, अच्छा इस मिरर पर गौर कीजिए, ये मिरर इस तरह से झुमुरा हुआ है, यानी कि ये रे को जो टकराया है उसको पॉइंटेड कर देगा, रे को फैलाएगा नहीं, पॉइंटेड कर देगा। तो पॉइंटेड कर देने के कारण ये कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर रे को फैला देता है, इसलिए उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो रे को पॉइंटेड कर देगा। अब ये पॉइंटेड रे गुजरेगा कहाँ से, तो ये रे गुजरता है फोकस से, दूसरा रे भी गुजरेगा यहाँ फोकस से ही। अब ये इंसिडेंट रे और ये दोनों जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इमेज का डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पॉइंट वेयर विच रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट और अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिले हैं, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट यानी फोकस पर, तो इसका इमेज बनेगा फोकस पर। तो कंडीशन समझ लीजिए आप, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ गए। अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की, कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है एट फोकस, फोकस पर इमेज बन रहा है। तीसरा कंडीशन कि इसका, तीसरा टर्म है कि इसका नेचर कैसा है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है इसका नेचर कैसा है। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड अगर बने तो वो वर्चुअल इमेज हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे बनेगा अगर तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। और ये लाइन के ऊपर बनता है तो इरेक्ट बोलते हैं, लाइन के नीचे बनता है तो इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये तो लाइन पर ही बन रहा है, तो इरेक्ट इन्वर्टेड बोलने में हम लोग को कन्फ्यूजन होगा। लेकिन इसके बाद का कंडीशन जो भी होगा सब में लाइन के नीचे बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा। इसलिए यहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये इन्वर्टेड है, लाइन के नीचे ही कटा है। तो हम लोग इसका नेचर लिख सकते हैं कि ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद साइज़ समझिए, साइज़ किसका, तो इमेज का साइज़। तो एक ये डॉट साइज है, तो इसको हम लोग डॉट साइज को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कंडीशन हो गया जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर प्लेस करेंगे। तो अब दूसरा कंडीशन हम लोग बनाए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पहले और सी से दूर हो जाए। तो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। दूसरे कंडीशन में देखिए इमेज कैसे फॉर्म होता है। सो फिर से एक स्फेरिकल मिरर बना लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाया ये लाइन। अलग अलग पॉइंट रिप्रेजेंट कर दीजिए, जैसे ये फोकस हो गया, यहाँ सी हो गया, और ऑब्जेक्ट को हमको बियॉन्ड सी प्लेस करना है, तो यहाँ प्लेस कर दिए बियॉन्ड सी। एक रे आया, और रे आकर के मिरर से टकराया। अच्छा, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे। रे से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे कहाँ से, तो फोकस से होकर के गुजर जाएगा। एक दूसरा रे आया, इंसिडेंट रे ही है, वो सी से ही टकराया, सी से गुजरा, मिरर से टकराया और इसी पॉइंट पर वापस चला गया। तो यही इंसिडेंट रे भी है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो फिर से देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे कहाँ कट रहे हैं, तो इस पॉइंट पर। तो इमेज बना यहाँ पर, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहे तो इमेज उसका कहाँ बन रहा है, तो एफ और सी के बीच में। अब इसका भी कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अभी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सी, सी से दूर है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो सी और एफ के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ये बिटवीन सी एंड एफ है। नेचर कैसा है, तो वही मिरर के सामने बना है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये एक रियल है एंड इन्वर्टेड है। लाइन के नीचे बने तो इन्वर्टेड, ऊपर बने तो इरेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड है। और इसका साइज़ कैसा है, तो देखिए ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही लग रहा है ये, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको बोलेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन हो गया, दो कंडीशन समझ लिए। अच्छा गौर कीजिए, जब इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बना,
जब बियॉन्ड सी आया ऑब्जेक्ट तो इमेज सी और एफ के बीच में बना। तो जब ऑब्जेक्ट सी पर आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है इमेज दूर होते जा रहा है, तो तीसरा कंडीशन में सी पर ही बनेगा। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग तीसरे कंडीशन को। तो नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं अब हम लोग, फिर से बना लेते हैं मिरर, कनकेव मिरर एक ड्रॉ कर दिए, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सी। ऑब्जेक्ट को अब तीसरा पोजीशन में प्लेस कहाँ करना है हम लोग को, तो सी पर। सी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, एक रे आया, टकराया मिरर से, इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद ये फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से गुजर गया। एक दूसरा रे आया, एफ से टकराया, एफ से गुजरा, मिरर से टकराया, टकराने के बाद ये रे भी यहाँ से पास करेगा, और देखिए इस जगह पर कटा है, यानी कि ये बन गया आपका इमेज, यहाँ पर इमेज बन गया। इसको आप लोग पेन पेंसिल से बनाइएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ये इस जगह पर ही कटना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कट गया तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए कंडीशन कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो वो भी है एट सी। नेचर कैसा है, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और साइज़ क्या है, तो पहला डिमिनिश्ड था, हाईली डिमिनिश्ड, दूसरा डिमिनिश्ड था, तीसरे का साइज देखिए ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल हो गया है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है। 3 कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस और सी के बीच में, तो उसको देख लेते हैं कैसे इमेज बनेगा। सो फिर से यहाँ रिप्रेजेंट करिए, फोकस सी, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया बिटवीन सी एंड एफ। रे आया, टकराया, फोकस से गुजरा, फोकस से गुजर गया रे। दूसरा रे एक आएगा, वो सी से गुजरेगा और इसी से मिरर में भी टकराएगा, और ये रे देखिए आपस में एक जगह जा कर के कहीं ना कहीं कट जाएगा। यहाँ जैसे कट गया तो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, आपको ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा और अच्छे से इसको बना दें, टकराया, इस तरह से ये गुजर गया, दूसरा रे आया, ऐसे करके टकरा गया, यहाँ कटा है तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देख लीजिए कहाँ पर है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो ये सी से दूर बना है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बियॉन्ड सी है। नेचर कैसा, फिर सामने ही बना है, तो ये फिर से रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज़ क्या है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है इसका, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इसको मैग्नीफाइड भी बोलते हैं। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलिए या मैग्नीफाइड इमेज बोलिए। 4 कंडीशन हो गया। 5वां कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर, तो देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर प्लेस करेंगे तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, उसको समझिए। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं फोकस पर, ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट को यहीं फोकस पर प्लेस कर दिए। रे आया, टकराया, टकराने के बाद एक तो फोकस से ही गुजरेगा रे, और दूसरा रे जो है सी से आया, टकराया, ऐसे गया रे। ये इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के देखिए पैरेलल गुजर रहा है, पैरेलल गुजर रहा है। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका इमेज पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक तरीका ये है बोलने का। दूसरा तरीका, हम लोग ये क्यों बोले कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी में करेगा। अब ना हम लोग ये जानते हैं कि इन्फिनिटी पोजीशन कहाँ है, ना ये जानेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सो तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमारा रख देते हैं फोकस पर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एट एफ, फोकस पर। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो इमेज फॉर्म नहीं हुआ, ये बोलने से अच्छा है कि इन्फिनिटी में फॉर्म हुआ, तो एट इन्फिनिटी। नेचर फिर इसी तरह बन रहा है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड
हालांकि लिखना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि जब इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा तो इमेज बनेगा कैसे, और नहीं बना तो ये रियल और इन्फिनिटी कैसे कहलाएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी में जाके कट जाएगा। और साइज इसका क्या होगा, तो जो बहुत दूर जाके कटेगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो आपका 5 कंडीशन हो गया। अब 6th कंडीशन पर आ जाते हैं हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस और पोल के बीच में। अब एक कंडीशन समझिए, अब इमेज का फॉर्मेशन दूर होते होते इनफाइनाइट तक चला गया। अब इनफाइनाइट से दूर तो कोई जगह ही नहीं होता है, इसका मतलब अब इधर इमेज नहीं बन करके मिरर के बिहाइंड में इमेज बनेगा, सामने नहीं बन करके। तो जब छठा पोजीशन पर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस करे तो इमेज का फॉर्मेशन जो है बिहाइंड द मिरर होगा। देख लेते हैं थोड़ा उसको भी। अगर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है F और P के बीच में हो, जैसे यहाँ पोजीशन है, तो इसका कैसे बनेगा रे डायग्राम। तो एक रे आया, टकराया, टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगा और इसको हम लोग वर्चुअली एक पीछे की तरफ भी लाइन खींच देते हैं, या अभी नहीं खींचते, इसको समझाएंगे। एक दूसरा रे आया, ये रे C से गुजर गया, टकराया। अब देखिए ये लाइन पिछले बार की तरफ पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है। तो इस तरफ जब लाइन दूर जा रहा है तो इसको अगर इमेजनरी रूप से पीछे की तरफ खींचें तो ये लाइन कहीं ना कहीं आकर के इंटरसेक्ट भी हो जाएगा। तो जहाँ इंटरसेक्ट हो गया वहाँ पर इमेज बना। अब यहाँ पर रे एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है, यहाँ अपीयर टू मीट हो रहा है। इमेज के डेफिनेशन में बताए थे कि रे चाहे एक्चुअल मीट हो या अपीयर टू मीट हो, दोनों ही केस में इमेज बनता है। तो अभी तक सारे में एक्चुअल मीट हो रहा था, यहाँ अपीयर टू मीट हो रहा है। तो इमेज जहाँ अपीयर टू मीट हुआ वहाँ बना। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। इसी तरह से पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो है, हम लोग बिहाइंड द मिरर लिख सकते हैं इसको। तो ये बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे इमेज बना है। तीसरा बात, इसका नेचर कैसा है, तो मिरर के सामने बने तो रियल कहलाता है और मिरर के पीछे बने तो ये वर्चुअल कहलाता है। तो इसका नेचर है आपका वर्चुअल एंड, लाइन के ऊपर बना है इसलिए इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। और साइज तो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो इस तरह से कनकेव मिरर में ये 6 कंडीशन होता है इमेज फॉर्मेशन का। 6 को एक बार रिवाइज कर लें कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज फोकस पर बनेगा और उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो इमेज का फॉर्मेशन होता है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर। नेचर कैसा होगा उसका, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस्ड करें तो इमेज का भी फॉर्मेशन सी पर ही होगा, नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। चौथा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में प्लेस कर रहे थे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था, तो बियॉन्ड सी हुआ था, फिर से वो भी रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पांचवा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस किए तो इमेज इनफाइनाइट पर बना, कटा नहीं था लेकिन मान लेंगे कि इनफाइनाइट पर बना। नेचर लिखेंगे उसका रियल एंड इन्वर्टेड और साइज लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। और छठा, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो अभी जस्ट बना है बिहाइंड द मिरर और ये वर्चुअल इमेज बना है, इरेक्ट बना है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना है। तो ये 6 कंडीशन है जिसमें कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है। इन 6 को समझने के बाद अब देखते हैं थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो थोड़ा कन्वेक्स मिरर को समझिए। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे, कनकेव की जगह यहाँ हम लोग कर देते हैं कन्वेक्स। तो नेक्स्ट हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। देखिए तो पहले कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। यह है कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब एक चीज़ समझिए, ये कॉन्वेक्स मिरर इस तरफ मुड़ा हुआ है, अपर्चर इस तरफ का है, तो इसी तरफ ना यहाँ फोकस भी लिखेंगे और इसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब अगर यहाँ पर रे आकर के टकराए तो ये रे को मोड़ेगा नहीं, फैला देगा, रे को डाइवर्ज कर देगा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस हो सकता है, तो इसमें दो ही कंडीशन है इमेज को, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का। एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस कर दीजिए, तो इनफाइनाइट पर प्लेस करेंगे तो रे आया, टकराया, फिर से रे आया, टकराया। अब ये डाइवर्जिंग मिरर है तो रे को तो डाइवर्ज कर देगा, तो इधर तो कभी ये रे इंटरसेक्ट होगा नहीं, तो इसको इमेजनरी रूप से अगर हम लोग पीछे की तरफ ले जाएं, इमेजनरी रूप से पीछे की तरफ ले जाएं, तो देखिए इस फोकस पर ये आकर के रे इंटरसेक्ट हुआ है। तो जहाँ इंटरसेक्ट होता है, चाहे एक्चुअल हो चाहे अपीयर टू हो, तो उस पॉइंट पर ही इमेज बनता है। तो अगर इसमें हम लोग बोलना चाहें कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिएगा तो वो है आपका एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना है, तो वो बना है फोकस पर, तो इसको लिख सकते हैं एट एफ। नेचर कैसा है इसका, इमेज जो बना है, तो ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल, क्योंकि मिरर के बिहाइंड बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। एंड फिर से वही दुविधा, पॉइंट पर बना, पॉइंट के ऊपर रहता है इस लाइन के तो हम लोग बोलते इरेक्ट, नीचे रहता तो इन्वर्टेड, लेकिन पॉइंट पर बना है तो क्या बोले, इरेक्ट की इन्वर्टेड। तो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगला जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, इसलिए इसको भी हम लोग इरेक्ट ही मान लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज ही बनता है, तो हम लोग इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख लेंगे। और साइज़ की अगर बात करें तो देख रहे एक पॉइंट साइज़ बना है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो ये कंडीशन एक हो गया जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। एक और कंडीशन देख लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम लोग, दूसरे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये फोकस, ये सी हो गया और ये पोल हो गया। अब कहीं पर भी प्लेस करिए, बस इनफाइनाइट से पहले और पोल से दूर होना चाहिए, तो बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिए ऑब्जेक्ट को, रे आया, टकराया, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, इमेजनरी रूप से रे फोकस से पास किया, एक और रे आया, टकराया, ये भी रे डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन इसको आगे अगर हम लोग खींचें तो ये सी से पास करेगा इमेजनरी रूप से। अब ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, तो देखिए इस जगह इंटरसेक्ट हुआ है और ये पॉइंट पोल और फोकस के बीच में है, तो कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, कहीं पर भी। और इमेज कहाँ बना है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है, तो देखिए ये मिरर के पीछे बना है, तो वर्चुअल, लाइन के ऊपर बना है इसलिए इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज जो है वो छोटा होता है। तो कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बिटवीन P एंड F। नेचर कैसा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज जो है इसको हम लोग डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा इसका साइज है। अब ये कहीं पर भी हो यही इमेज बनेगा। एक एग्जांपल समझा के देखते हैं, जैसे दिखाते हैं। जैसे ये लाइन यहाँ काट दीजिए, अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रहा तो ये लाइन ऐसे ही आएगा, दूसरा लाइन ऐसे ही करके पास करेंगे, टकराया लाइन पास कर गया, यही कंडीशन है। और दूर अगर कर देते हैं नज़दीक में भी, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही कंडीशन फिर से बनाएंगे। दूर भी प्लेस करते यहाँ पर भी, बस इन्फिनिटी से पहले होना चाहिए, तो यही कंडीशन होता है इमेज फॉर्मेशन का। अब रे यहाँ से आता, टकराता, ऐसे ही गुजर जाता और एक डाइवर्जिंग रे हो जाता। तो कहीं पर भी प्लेस करें, बस पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर प्लेस करें तो उसका इमेज यही बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो इस तरह से कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन का कंडीशन सीख लिया। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग कि इसका यूज कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होता है,
कनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है। सो तो देखिए, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, मतलब ये रे को कन्वर्ज कर देता है, रे को एक पॉइंट पर, जैसे ये कनकेव मिरर है तो रे को क्या करेगा ना, ये कि पॉइंटेड कर देगा। तो ऐसा जगह जहाँ पर रे को पॉइंटेड करने की ज़रूरत हो, सब जगह पर यहाँ यूज हो सकता है। जैसे सोलर यूटेंसिल में, सोलर यूटेंसिल जो है सन के लाइट को एक जगह से सन का लाइट उस पर टकराया और उसको जो है कन्वर्ज कर दिया ताकि हीट ज़्यादा जनरेट हो और खाना बन सके। तो जितने भी सोलर यूटेंसिल होते हैं, सोलर कुकर हो गए, सोलर प्लेट्स हो गए, वो सब जो है कन्वर्जिंग मिरर, मतलब उसमें कनकेव मिरर का यूज होता है। दूसरा है कि जैसे डेंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं तो डेंटिस्ट जो है लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करना चाहते हैं पेशेंट के, ताकि देख सके। तो इसलिए डेंटिस्ट जो है वो, उनके पास भी जो मिरर होता है जो आँख के सामने लगा करके वो देखते हैं, या सर के पास लगा करके देखते हैं, वो भी कनकेव मिरर ही है। तीसरा है, आप गाड़ी के हेडलाइट में देखिएगा, इसी तरह से रहेगा ताकि रे आके टकराया और रे फैले ना, डाइवर्ज ना करे। तो गाड़ी के हेडलाइट में भी, मोटर कार के हेडलाइट में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। इसके अलावा सेविंग पर्पस में भी जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। जो टॉर्च लाइट होता है उसमें भी हम लोग कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्च लाइट का भी कंडीशन देखिएगा इसी तरह से होगा। लाइट ऐसे ही रहेगा, यहाँ से निकला हुआ बल्ब रहेगा और इसके रे आकर के टकराएगा और इसको सीधे ये पैरेलल इस तरह से भेज देता है। तो टॉर्च में भी कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, टॉर्च के पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में। इसके अलावा सर्च लाइट में जो बहुत दूर तक रोशनी जाता है तो उसको रे को पॉइंटेड कर पाए तभी तो दूर तक जाएगा, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूज है कनकेव मिरर का। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज रे को जो डाइवर्ज कर सके। तो जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह सब होता है, स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्टर जो होता है, चूँकि रे को फैलाए ताकि दूर दूर तक रोशनी जाए, तो स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, कार के रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और भी इसका बहुत सारा यूज होता है। तो कनकेव और कन्वेक्स का ये हमारा यूज था, तो इसको हम लोग समझ गए। उसके बाद जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, जहाँ पर हम लोग आपको साइन कन्वेंशन सिखाएंगे और साथ में मिरर फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। तो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।